हेलो स्टूडेंट्स। तो अब पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं और पी ब्लॉक को कोशिश करते हैं बड़ा ही अच्छे तरीके से समराइज करने की। तो आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू फर्स्ट टाइम। तो जो भी हो आप अपना कमेंट करना, बिकॉज वो थोड़ा सा मेरे लिए यू कैन से क्या होगा, इट कैन बी मोटिवेटिंग अगर अच्छा रिस्पॉन्स है। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो नेक्स्ट लेक्चर में वो इट कैन बी इम्प्रूविंग फॉर अस, हमारे लिए इम्प्रूविंग हो जाएगा। तो यहाँ पी ब्लॉक को हम समराइज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बोलूंगा। हाइड्रोजन और एस ब्लॉक आपने अगर देखा है अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि माइंड मैप बनाना कैसे है, और आपको धीरे धीरे ये भी समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी भी एक ट्रेंड फॉलो कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो ना देखें। और अब मैं ये बात ये कह रहा हूँ कि अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देखना है तो प्लीज स्टॉप वॉचिंग माई वीडियो। इवन मैं ये भी कहूंगा कि आप किसी का भी वीडियो देखो तो पूरा ही देखो, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ठीक है, अब पहले मैं आपको एनसीईआरटी में चाहे ग्रुप 13 पढ़ाया हो, 14 पढ़ाया हो, 15, 16, 17 कुछ भी पढ़ाया हो, उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो आपको एनसीईआरटी ने चीजों को कैसे यू कैन से डिवाइड किया है अलग अलग टॉपिक्स में। तो आप जैसे ही पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे या हाइड्रोजन और एस ब्लॉक में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सबसे पहले डिस्कशन होता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन भी हमें सोचने को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है, क्योंकि कभी कभी इंट्रोडक्शन में अबंडेंस की बात हुई है, कभी कभी इंट्रोडक्शन में बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट की बात हुई है, कभी कभी यूजेस की बात हुई है। तो इससे पता चलता है इंट्रोडक्शन हमें उस कंपाउंड की इमीडिएट इंपॉर्टेंस बताता है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला टॉपिक एनसीईआरटी डिस्कस करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यू कैन से इंट्रोडक्शन को वो नंबर नहीं देते, यू कैन से जस्ट एक ऐसे रैंडम वर्ड होता है देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सेकंड डिस्कस होता है रेडियस। अब यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बॉन्डिंग का भी टच दूंगा कि लेट से अब अगर रेडियस की बात करें तो पहले हम देखेंगे वो बॉन्ड कौन सा बना रहा है। अगर वो मेटल होता तो मेटेलिक रेडियस की बात करते, लेकिन यहाँ तो नॉन मेटल है और मेटलाइड्स ज्यादा है पी ब्लॉक में और लास्ट में मेटल है। तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस की बात ज्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर नॉन मेटल्स आपस में डायटोमिक है, और उसके बाद अगर वो इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस की बात हुई है, वैंडरवॉल रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज नॉन बॉन्डेड स्टेट में सिर्फ ग्रुप 18 एलिमेंट है, तो मोस्टली कोवेलेंट और एटॉमिक रेडियस की बात की है। उसके बाद डिस्कशन किया है किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का। ऑब्वियसली नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर एस ब्लॉक में डिस्कस किया था, यहाँ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर। तो यहाँ पे डिस्कशन किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ग्रुप अब देखिए एक और पैटर्न समझ आता है कि किसका क्वेश्चन किस पे बन सकता है। जैसे ग्रुप 13, 14 और 15 तक एनसीईआरटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिस्कशन नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही ग्रुप 16 और 17 आता है तो तुरंत हम एक फिफ्थ टॉपिक का डिस्कशन करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मींस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस स्टार्ट होता है ग्रुप 16 से। तो ये बिगिनिंग है यहां तक। ठीक है, तो यू कैन से ग्रुप 13, 14, 15 तक तो मेजर 4 डिस्कशन है, और उसके बाद फिफ्थ का एडिशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का फ्रॉम ग्रुप 16 एंड 17। उसके बाद डिस्कशन होता है किसका, यू कैन से आफ्टर दैट डिस्कशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टी का। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिपेंड करता है, यू कैन से अगर आप एनसीईआरटी से इसे पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि कहीं ना कहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो ये ग्रुप 13 में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड बताएंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन बताएंगे, डेंसिटी बताएंगे, कुछ एक्सेप्शन है तो उसका भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट डिस्कशन किसका होता है, यू कैन से एनॉमलस बिहेवियर। एनॉमलस बिहेवियर का कोई रेगुलर डिस्कशन नहीं है, बट हम करेंगे क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इट्स गोइंग टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम फॉर अस। तो यू कैन से एनॉमलस बिहेवियर का डिस्कशन होगा। आफ्टर दैट हम कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज तो सबकी अलग अलग हैं, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को ध्यान देना है
केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो एक चीज सबसे मैच करती है, ठीक है ध्यान से सुनना, केमिकल प्रॉपर्टीज में एक चीज जो सबसे मैच कर रही है, जो सभी में कॉमन है और जिसको हम एक साथ क्लब कर सकते हैं, दैट इज योर यू कैन से ट्रेंड इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या ट्रेंड है और केमिकल रिएक्टिविटी में क्या ट्रेंड है, एंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। उसके बाद एनसीईआरटी क्या करते हैं, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, देयर प्रिपरेशन एंड यूजेस। ऑब्वियसली इसको एक साथ समराइज नहीं कर सकते, बिकॉज प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड ग्रुप 13 में अलग है, 14 में अलग है, 15 में अलग है, 16 में अलग है, 17 में अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे एक साथ सारे इंट्रोडक्शन, मतलब सभी के बारे में क्या कहा जा रहा है, फिर हम एक साथ डिस्कस करेंगे सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, फिर सभी का कोवेलेंट और एटॉमिक रेडियस। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब सभी का डिस्कशन करेंगे तो क्या, तो बताओ मुझे, क्या केमिकल बॉन्डिंग से आपको ये बात पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की? आई होप आप अवेयर हो। ऐसे ही क्या आपको पता नहीं है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस या कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज होता है? यस। क्या आपको पता नहीं है कि डाउन द ग्रुप या टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है? तो यू कैन से यस। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, बात पता है? यस। क्या आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप घटता है? पता है। तो यू कैन से एक रेगुलर ट्रेंड तो आपको पता है कि ये चारों रेगुलर ट्रेंड, एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीज होता है, बाकी सारी चीजें रेगुलरली क्या होंगी, डिक्रीज। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट एक्सेप्शन स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? ओनली एक्सेप्शंस। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा, जिसमें कोई रेगुलर ट्रेंड होगा हम लिख देंगे इसमें रेगुलर ट्रेंड है, और अगर किसी में कोई एक्सेप्शन हुआ तो हम लिख देंगे यस कि कोई इसमें एक्सेप्शन भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव हाउ मेनी ग्रुप्स, हमारे पास कितने ग्रुप्स होंगे, तो यू कैन से 6 ग्रुप्स होने वाले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो यू कैन से दिस इज ग्रुप 18, ठीक है, ये ग्रुप 18 है। फिर ये हो गया ग्रुप 17, फिर ये हो गया ग्रुप 16, ये हो गया ग्रुप 15, ये हो गया 14 एंड दिस इज 13। इन दिस वे हमने कॉलम्स प्रिपेयर कर लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो ऑब्वियस है जो ग्रुप 13 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2NP1, ठीक है, NS2NP1। ग्रुप 14 की कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2NP2। ग्रुप 15 में क्या होगा, NS2NP3। ग्रुप 16 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2NP4। ग्रुप 17 में होगा NS2NP5 एंड ग्रुप 18 में NS2NP6। जैसे ही पी ब्लॉक शुरू होता है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखती है कि पी ब्लॉक में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उसके इनर कोर में, मतलब जैसे मैंने लिखा है कार्बन, जैसे ग्रुप स्टार्ट करते हैं सीधे, लेट से ग्रुप 13 एलिमेंट है, तो अगर हम देखें तो ग्रुप 13 एलिमेंट क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, ऑब्वियसली आउटर मोस्ट शेल तो सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, लेकिन हमेशा अगर थर्ड शेल के बाद फोर्थ शेल आती है तो अंदर इनर कोर में 3D आ जाता है। फिर उसके बाद और नीचे जाते हैं तो इनर कोर में F सब शेल्स भी आ जाती हैं। तो उसके F और D सब शेल इनर कोर में आने की वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। थोड़ा बहुत क्या, बहुत एक्सेप्शन, मेनली ग्रुप 13 में जो एक्सेप्शंस आते हैं वो इसी वजह से आते हैं। तो यहां मैं आपको बोलूंगा कि हम ये बोलेंगे कि ड्यू टू डी या एफ शेल्स इन द इनर कोर, उसकी वजह से पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है।
ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। प्लस अब ये जो वेरिएशन है यहाँ पे हम उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको दोनों चीजें समझाता चलता हूँ। लेट से एज्यूम करते हैं कि आपको ये नहीं पता हाउ टू फाइंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और मिनिमम, और लेट से आपको ये नहीं पता कि मेटालिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस, तो थोड़ा सा टाइम लेके उसे समझाते हैं और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही हमने डिस्कशन किया तो तुरंत हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्कशन करना था। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट का डिस्कशन करना था तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो यू कैन से आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस पर डिपेंड करता है। एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस बात पे डिपेंड करती है? तो यू कैन से इट डिपेंड्स ऑन वैलेंसी। नाउ व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या होती है? तो यू कैन से वैलेंसी इज दैट इज, वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्या होगी? कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो व्हाट इज वैलेंसी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात हुई। प्लस पी ब्लॉक में जनरली दो ऑक्सीडेशन स्टेट में किसका डिफरेंस होता है? यू कैन से जैसे एक ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, दूसरी है +3, तो डिफरेंस कितने का है? 1। तो दे आर डिफर बाय यूनिटी। किससे डिफर करते हैं? यूनिटी से। तो अब आते हैं यहाँ पे, जैसे ग्रुप 13 एलिमेंट है, ग्रुप 13 एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो इट कैन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर एस शेल के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें तो इट कैन शो +1। क्या शो कर सकता है? +1 शो कर सकता है। सेम वे जो ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं दे कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 भी शो कर सकते हैं। बट ये जो +4 शो करने की टेंडेंसी होती है, दिस टेंडेंसी इज वेरी लेस। ये टेंडेंसी बहुत कम होती है। क्यों? बिकॉज सम ऑफ 4 आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम होता है वो क्या होता है? इट इज वेरी लेस। ओके, तो +2 +4 तो मेनली ये शो करता है +2 एंड -4। ठीक है, तो यू कैन से मेनली +2 एंड -4 शो करता है। अब आते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट में। ग्रुप 15 एलिमेंट क्या शो करते हैं? दे मेनली शो +3 एंड -3। ये मेनली क्या शो कर रहे हैं? दे मेनली शो +3 एंड -3। लेकिन अब ग्रुप 16 में अगर हम बात करें तो ग्रुप 16 में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ग्रुप 16 के एलिमेंट बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई, तो यू कैन से -2 शो करेगा। मैं अभी बताऊंगा कि -2 मैं क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहे हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जिनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। इसलिए हमेशा हम माइनस पे आ रहे हैं धीरे धीरे, जबकि बिगिनिंग में माइनस नहीं लिखा है। तो -2 एंड यू कैन से इट कैन शो +4। क्या शो कर सकते हैं? +4 शो कर सकते हैं, एज वेल एज इट कैन शो +2। अब आते हैं किस पे? ग्रुप 17 एलिमेंट पे आते हैं। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप 17 तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ग्रुप 17 एलिमेंट ऑलमोस्ट सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सारी ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब दे कैन शो -1 शो करते हैं, एज वेल एज दे शो +1 +3 +5 +7। ग्रुप 18 एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल है। ग्रुप 18 में तो सारे सवाल का एक ही जवाब है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या ड्यू टू फुल्ली फिल्ड पी सबशेल। इसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं करते। फिर भी जेनॉन के साथ जबरदस्ती की गई और उसको मजबूर किया गया आयनाइज होने के लिए, तो फिर ये ऑलमोस्ट जेनॉन के कंपाउंड्स सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगे। ठीक है, तो यू कैन से इट कैन शो +2 +4 +6 +8।
तो ये ऑलमोस्ट सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एज वेल एज यू कैन से, हाँ नेगेटिव तो ये शो ही नहीं कर सकते। तो ये थी कहानी किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। जैसे ही मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी सुनाई, वैसे ही मुझे आपको एक बात समझानी चाहिए। क्या समझानी चाहिए? कि जब एटम डाउन द ग्रुप जाता है तो यू कैन से, लेट से कोई एटम है बोरोन, फिर कोई है एल्यूमिनियम, कोई है गैलियम, और यू कैन से कोई है इंडियम, एंड यू कैन से कोई है थैलियम। मतलब साइज कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो आपको एक और बात समझनी चाहिए यहां पर कि इनर शेल में जैसे ही पहले आ जाते हैं 3D शेल के इलेक्ट्रॉन्स, तो यू कैन से बीच में 3D के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर यू कैन से धीरे धीरे F सब शेल भी आ जाता है। अब आपको पता है, यू नो दिस, कि D एंड F सब शेल की जो शील्डिंग होती है इट इज वेरी पुअर। अगर शील्डिंग पुअर है तो जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा होगा, शेल्स पे बहुत ज्यादा होगा। तो यू कैन से कि अगर यू कैन से अगर हमारे पास बोरोन है, इसके पास S सब शेल है और P है, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ D एंड F सब शेल, S और P सब शेल में धीरे धीरे S सब शेल पे न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इलैबोरेट करके समझाता हूं आपको कि लेट से ये तो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, और उसके बाद अगर हम बात करें तो लेट से ये है हमारे पास S सब शेल। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि P सब शेल है, तो हमने ये कंसीडर किया कि जो S सब शेल है वो न्यूक्लियस के पास है और P सब शेल उससे दूर है। ठीक है, एट द सेम टाइम हमें ये बात भी पता है कि बीच में D सब शेल भी आ रहा है, और यू कैन से बीच में F सब शेल भी आ रहा है। ठीक है, ये बीच में F सब शेल भी आ रहा है। ओके, तो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना आप लोगों को। तो वी कैन से वी हैव D सब शेल, F सब शेल, लेकिन बाहर जो है वो है S सब शेल और P, और ये जो S और P है जनरली क्या है 5S एंड 5P। तो आपको समझ आ रहा है 5S और 5P के अंदर F और D सब शेल है, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, 5S और 5P के अंदर D और F है, और D और F की शील्डिंग पुअर होती है। समझ रहे हो? इनकी शील्डिंग इतनी पुअर है कि यू कैन से जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन S सब शेल के लिए बढ़ता जाता है। जब D और F आएंगे, पहले क्या है, यू कैन से पहले से अंदर है S और P सब शेल, फिर थोड़ा और नीचे गए तो D आया, और नीचे गए F आया। S और P तक थे तो तब तक तो न्यूक्लियस जो है ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन जब D आया तो उसका अट्रैक्शन बढ़ा, F आने पे तो और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि D और F की जो शील्डिंग पावर है वो बहुत ही कम है। तो यू कैन से जैसे जैसे आते गए इनका अट्रैक्शन S पे और बढ़ता गया। तो क्या समझ आया यहां से? समझ आया जब डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन S और P में से S पे ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है S पे ज्यादा? क्योंकि जो S है वो क्लोजर टू न्यूक्लियस है। तो व्हाट यू कैन से, क्यों? क्योंकि 5S, या जनरलाइज करके लिखता हूं, बिकॉज NS इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्योंकि जो NS है वो क्लोज है किसके? न्यूक्लियस के, देन NP। NS न्यूक्लियस के NP के कंपैरिजन में पास है। अब जब S पास है तो न्यूक्लियस ने उसको बहुत तेजी से अट्रैक्ट किया हुआ है। मतलब समझो इस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं। तो यू कैन से नीचे जाते जाते H शेल की रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहते हैं हम इसको? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि लेट्स लर्न अ डेफिनेशन, या इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? टेंडेंसी ऑफ एस शेल टू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? टेंडेंसी होती है एस शेल की, एस सब शेल इलेक्ट्रॉन, एस सब शेल इलेक्ट्रॉन टू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब जब एस सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे केमिकल रिएक्शन में,
तो अब कौन बचा, सिर्फ कौन बचा, यू कैन से पी। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, एस के इलेक्ट्रॉन्स प्लस पी। एस वालों का मन नहीं कर रहा रिएक्शन में जाने का, तो अब कौन पार्टिसिपेट करेगा, ओनली पी सब शेल इलेक्ट्रॉन्स। कौन पार्टिसिपेट करेंगे, ओनली पी। तो और ये जो टेंडेंसी है कि एस वाले पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसको हम क्या कह रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या कहा हमने इसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा। अब देखो यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक आपको कुछ एडवाइस देता हूँ, ठीक है, और फिर उसका एनालिसिस भी करते हैं साथ के साथ, क्योंकि अब यहाँ पे आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए सही एक्शन क्या है और हमारे लिए सही एडवाइस क्या है, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1। तो लेट्स से एक टीचर है, वो आपको एडवाइस कर रहा है, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट वेल, कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा सीखो, ठीक है, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, और इतना ज्यादा सीखो कि आपको इसकी फील लेनी है, ठीक है, एंड फील द कॉन्सेप्ट, फील द कॉन्सेप्ट, और उसकी फील इतनी ज्यादा ले लेनी है, इतनी ज्यादा कि वो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और जब तक उसकी फील ना आए, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ना आए, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं, मतलब समझने पे ध्यान देना है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, ठीक है। तो डोंट मग अप, डोंट क्रैम, ओके। अब चलते हैं किस पे, स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, अब मान लो कोई टीचर कह रहा है कि अब आपको क्या करना है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, जस्ट ट्राई टू लर्न एंड प्रैक्टिस माइंड मैप, ठीक है। और अगर मान लो कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जाके सीखो, और प्रैक्टिस से ही फील आएगी। तो कौन सा टीचर ज्यादा सही है, ऑब्वियसली जो टीचर ये कह रहा है कि समझो, मैं तुम्हें हर चीज समझा दूंगा, रटने की जरूरत नहीं है, तब समझने वाले लोग ही जीवन में आगे जाते हैं, रटने वाले लोग पीछे रहते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। लेकिन क्या होता है ना, हर एडवाइस का एक टाइम होता है। ये एडवाइस एकदम सही है व्हेन यू वर एट द बिगिनिंग ऑफ कोर्स, जब आप बिगिनिंग पे हैं, ठीक है, या यू कैन से बिगिनिंग से बढ़िया जस्ट जब आपने स्टार्ट किया, अभी तो मैंने स्टार्ट किया, जब आपने स्टार्ट किया है तो ये एडवाइस एकदम सही है। लेकिन लेट्स से हमारे एग्जाम को बस 1 मंथ बचा हुआ है, 1 मंथ, अब बताओ क्या ये एडवाइस सही है, अब तो, अब ये वाली एडवाइस सही तो है, लेकिन इसको अप्लाई करने का एक टाइम सही नहीं है। तो अब सही एडवाइस क्या है, सही एडवाइस ये है, तो यू कैन से यस वी कैन डू दिस। लेकिन इस एडवाइस में एक अजम्पशन है कि आपने 2 या 3 साल ढंग से पढ़ाई की है और आपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रह गए हैं, तो उनका पर्टिकुलर वीडियो आप देख सकते हैं, या टीचर से दैट पर्टिकुलर डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा एडवाइजेस के बेसिस पे डिसाइड नहीं करो, ये डिसाइड करो कि इस वक्त किस सलाह की ज्यादा जरूरत है आपको, या किससे ज्यादा रिजल्ट आएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, और अगर बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट 3। अब लेट से एक और स्टेटमेंट दी जाती है कि गिव एटलीस्ट 30 मॉक टेस्ट एंड एनालाइज इट, ठीक है, आप 30 मॉक टेस्ट दो और उसको एनालाइज करो। ये स्टेटमेंट भी सही है, क्यों, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो पूरा सिलेबस का टेस्ट होता है, और उसमें आपके वीकनेस सामने आती है। आप उसका कॉन्सेप्ट जो नहीं आता उसका वीडियो देखो, अगर कंसेप्चुअल नोट्स देख के समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। लर्निंग वाला पार्ट है तो 4-5 बार लिख के उसे और प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में रिटेन कर सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट किस चीज की मोहताज है, ये स्टेटमेंट को जरूरी है ऑनेस्ट एनालिसिस, कि टेस्ट देने के बाद
अपनी मिस्टेक का एनालिसिस करना कि जो आप एरर कर रहे हो क्यों कर रहे हो, वाई फाइंड करना हर क्वेश्चन के पीछे, हर रॉन्ग स्टेटमेंट के पीछे। तो जो आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट आपको क्या सिखाता है, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, क्योंकि वो आप बिना पढ़े सही कर रहे हो, तो उसको रिवाइज नहीं करना है। टेस्ट आपको क्या सिखाता है, व्हाट आर योर कंफ्यूजन पॉइंट्स एंड व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, तो उसको स्टार लगाइए नोट्स में जाके कि यही रिवाइज करना है, यही मेरी जान ले रहा है हर बार। ठीक है, तो मैं इसलिए बात बोल रहा हूं बिकॉज अभी राइट नाउ काफी बच्चों को लग रहा है कि हमें तो सर को सलाह देनी चाहिए। समझो सर बोल रहे हैं कि राइट 4-5 टाइम्स, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, क्रिएट अ माइंड मैप एंड ऑल। तो बच्चों वक्त ही इस वक्त ये है, मैं इस टाइम ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं एक एक अक्षर को फील लेके पढ़ो यार। एक एक अक्षर एनसीईआरटी का फील लोगे ना तो 1 मंथ इज वेरी लेस। आपको वो एडवाइस फॉलो करना, स्किप ही करना पड़ेगा। आप फील लेके इस वक्त नहीं पढ़ सकते। इस वक्त तो फील आएगी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस एंड फुल टेस्ट से। तो अगर इफ यू रियली वांट टू बूस्ट योर स्कोर एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, तो स्टेटमेंट 2 और 3 को फॉलो करो। चलो वापस आते हैं हम अपने। तो यहां पर हमने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। अब यहां मैं आपसे बोलूंगा, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ध्यान से सुनना, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, अगर ग्रुप 13 में जाते हैं तो +1 की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस होती है। +1 स्टेबिलिटी इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जब s का इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा और सिर्फ p का जाएगा तो इट विल शो ओनली +1। सेम वे ग्रुप 14 में अगर हम बात करें, अगर ये नहीं गया तो सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन गए, तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी टॉप टू बॉटम। सेम में यहां पे भी अगर हम बात करें, अगर s के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, टॉप टू बॉटम। सेम में इधर किसकी इंक्रीज होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। एंड ग्रुप 17 में +5 का स्टेबिलिटी इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। एंड ग्रुप 18 में तो ओनली जेनॉन है, तो वहां पे इस पॉइंट का डिस्कशन नहीं बनता। ठीक है, तो ये बातें हमें एकदम समझ आई ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो माइंड मैप का पहला पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा पार्ट रिलेटेड विद और ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा पार्ट रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। किससे रिलेट करना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट से रिलेट करना है। ठीक है, अब जब हम ये सारे डिस्कशंस कर रहे हैं तो हमने देखा जाए तो सारे ग्रुप में किसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, किसकी स्टेबिलिटी घटेगी, ये भी हमने इनकी बात भी कर ली। ठीक है, नाउ अब जैसे यहां पर हम क्या करेंगे कि जैसे हमने लिखा कि सर सबसे पहले आपने डिस्कशन करवा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, फिर उससे रिलेटेड आपने डिस्कशन करवा दिया ऑक्सीडेशन स्टेट का, फिर उससे रिलेटेड आपने डिस्कशन करवा दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट का। जब ये डिस्कशन हुआ तो ये रेगुलरिटी तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या पता होनी चाहिए, जैसे ग्रुप 14 में इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड एक बात है। तो ग्रुप 14 में इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड जो बात है वो क्या है, जरा देखते हैं। तो यू कैन से दैट थिंग इज कि इन ग्रुप 14, तो मैं बोलूंगा ऐसे ही सीधे बस इतना लिखो कि ग्रुप 14 में जब आते हो आप किस पे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो सीधे हम आते हैं टिन पे और लेड पे। यहां पे आपको याद रखना है कि SN4 इज मोर स्टेबल। जो SN4 है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू PB4। PB4 के कंपैरिजन में SN4 ज्यादा स्टेबल है। फिर दूसरी चीज क्या याद रखनी है, SN2 के कंपैरिजन में PB2 ज्यादा स्टेबल है। PB2 इज मोर स्टेबल। तो यहां पर हम एक बात डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है।
ऑब्वियसली जो सम ऑफ 4 आयनाइजेशन एनर्जी है लेड की वो ज्यादा है, तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि हमने डिस्कशन किसका किया है बच्चों, तो यू कैन से वी आर डिस्कशन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी हमने किसका डिस्कशन किया है, तो यू कैन से वी आर डिस्कसिंग स्टेबिलिटी। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि इस पे बेस्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ये बात याद रखनी है कि PB2 ज्यादा स्टेबल है, तो यानी जो PB4 है वो तुरंत रिड्यूस होके किसमें चला जाएगा, PB2 में, यानी क्या हुआ, रिडक्शन। ध्यान से सुनो, PB4 PB2 में चेंज होने की कोशिश करेगा बिकॉज PB2 इज मोर स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कह सकते हो, तो वो इजीली चेंज होने की कोशिश करेगा किसमें, PB2 में, यानी रिडक्शन करेगा। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें समझ आया PB4 इज ऑक्सीडाइजिंग, जो PB4 है वो है ऑक्सीडाइजिंग। एंड SN की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, 4, तो SN2 जो है वो ऑक्सीडाइज होके किस में चेंज होगा, SN4 में। ऑक्सीडेशन मतलब खुद का क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, तो यू कैन से SN2 इज रिड्यूसिंग। SN2 क्या है हमारा, रिड्यूसिंग है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब और क्या याद रखना है हमें, अब उसके बाद हमें ये याद रखना है कि इसी वजह से जो बिस्मुथ है, बिस्मुथ नाइट्रोजन ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ, बिस्मुथ जो है पेंटाहेलाइड्स बनाता ही नहीं है। ठीक है, एक ही पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट करता है BiCl5, बट क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मुथ का +3 ज्यादा स्टेबल होता है, तो +5 किसमें चेंज होने की कोशिश करता है, +3। +3 में मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। तो जैसे ही उसका चेंज हुआ किसमें, रिडक्शन में, ठीक है, बिकॉज Bi3 स्टेबल है, तो यू कैन से Bi+5 का रिडक्शन हुआ, Bi+3 में चेंज हुआ, तो व्हाट इज BiCl5, यू कैन से इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको ये लाइन भी लिखनी है, एनसीईआरटी की स्टेटमेंट में लिखवाता हूं, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, पेंटाहेलाइड ऑफ बिस्मुथ, पेंटाहेलाइड्स ऑफ बिस्मुथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं बोलूंगा आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव वाला आंसर याद रखना है, ड्यू टू, क्या रीजन लिखोगे, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो आई होप हमें ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला क्लियर हुआ। नाउ अब हम चलते हैं फिर फटाफट डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को रिलेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने स्टार्ट किया था किससे, ग्रुप 18, फिर क्या आया था उसके बाद, ग्रुप 17, देन 16, देन 15, देन ग्रुप 14 एंड देन ग्रुप 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिस्कशन के बाद अगला डिस्कशन किसका आता है, कोवेलेंट रेडियस। तो हमने क्या लिखा, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, और ग्रुप 13 एलिमेंट जो है कार्बन इंडिविजुअली अलग एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए हम डिस्कस कर देते हैं एटॉमिक रेडियस। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको ये समझाता हूं। आप मेरे से पूछोगे सर किसका कोवेलेंट रेडियस होगा, किसका एटॉमिक, भाई जो सीधी सी बात है, जो इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कार्बन C एग्जिस्ट करता है, C2 नहीं करता, तो यानी कार्बन एटम है, तो इसका क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये भी इंडिविजुअल है, तो कौन सा होगा, एटॉमिक रेडियस। लेकिन ग्रुप 15 में नाइट्रोजन N2, फॉस्फोरस P4, मतलब ये आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहां पर डिस्कशन होता है कोवेलेंट रेडियस। अब ग्रुप 16 की भी बात करें, ऑक्सीजन O2, सल्फर S8, तो ये भी क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। ग्रुप 17 F2, Cl2, Br2, I2, ये भी आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस। लेकिन ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन अकेले ही है, एटम है,
तो कौन सा रेडियस होगा? एटॉमिक रेडियस। अब एक ट्रेंड तो पता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, हमेशा सारी चीजें डाउन द ग्रुप क्या होंगी? इंक्रीज होगी। तो अब हम देखेंगे क्या कोई एक्सेप्शन है। ये तो बड़ा कॉमन सा एक्सेप्शन है, सबको याद है क्या, कि ग्रुप 13 में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम बड़ा होना चाहिए, बट एक्चुअली में क्या बड़ा है? एल्यूमिनियम। तो ये एक्सेप्शन हमने किस में याद रख दिया? ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आप चाहो तो ये क्या बोलते हैं इसको, डेटा भी याद रख सकते हो कि गैलियम इज 135 पिकोमीटर एंड एल्यूमिनियम इज 143। तो आपको याद हो गया कि ये 143 पीएम है और ये 135 पीएम है। तो ये हमारा एक्सेप्शन आ गया किसमें? रेडियस में। तो यू कैन से रेडियस में ग्रुप 13 में यही एकमात्र एक्सेप्शन। अब आप क्या करोगे? फिर आप कहोगे सर अब ग्रुप 14 में बात करते हैं, क्या कोई एक्सेप्शन है? तो मैं लिख देता हूं नो एक्सेप्शन, ऐसे क्रॉस। आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। फिर हम बात करेंगे भाई ग्रुप 14 में कोई एक्सेप्शन है, 15 में कोई एक्सेप्शन है, 16 में, 17 में, तो किसी में भी रेडियस का कोई एक्सेप्शन इंक्रीज नहीं है, इट रेगुलरली इंक्रीज। ठीक है। अब जब ये रेडियस की बात हो गई तो अब अगला टर्म क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडियस, एंड थर्ड इज योर आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे ही हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी? आयनाइजेशन एनर्जी की, तुरंत आपके दिमाग में आया कि एल्यूमिनियम और गैलियम में अगर गैलियम का साइज छोटा है तो डेफिनेटली यही एक्सेप्शन आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? गैलियम की। तो यू कैन से एक तो आयनाइजेशन एनर्जी में ये हमारे पास एक्सेप्शन है। फिर अब आप सोचोगे ग्रुप 13 के बाद आता है लेट्स से ग्रुप 14, क्या ग्रुप 14 में भी कोई एक्सेप्शन है? तो आपने सोचा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। यस, टिन और लेड का डेटा आप एनसीईआरटी से चेक करो तो आपको पता चलेगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, तो टिन एंड लेड, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होगी? इट डिक्रीजेस। लेकिन लेड की आयनाइजेशन एनर्जी स्लाइटली हायर होती है। तो फिर अब ये एक्सेप्शन हमने किसमें लिख लिया? दिस इज एन यू कैन से ग्रुप 14 में हमने एक्सेप्शन लिख लिया। फिर हम सोचेंगे क्या 15 में कोई एक्सेप्शन है? क्या 16 में कोई एक्सेप्शन है? क्या 17 में है? नो। तो उसके बाद हमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिला। तो इन दिस वे हमने आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बात कर ली। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद अगला टॉपिक, तो देखो दिमाग में हमेशा ना नंबर होना चाहिए कि 5 टॉपिक का डिस्कशन एनसीईआरटी हर ग्रुप के बिगिनिंग में करती है, जिसमें से 4 का तो पहले 3 ग्रुप में कर रही है, 13, 14, 15 में, 16, 17 में वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिस्कशन भी करने लग जाती है। ठीक है। तो अब यहां पर हम तुरंत ही हम बात करेंगे कि हमने डिस्कशन कर लिया है कोवेलेंट रेडियस का और आयनाइजेशन एनर्जी का। अब चौथी बात आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो लेट्स बिगिन। फिर हम दोबारा से क्या करेंगे, ऐसे लाइनें खींचेंगे फटाफट कि भाई क्या कहते हैं सारे ग्रुप्स का डिस्कशन एक साथ हो जाए जल्दी से। तो हमने क्या किया, लिख दिया कि भाई स्टार्टिंग एंडिंग है ग्रुप 18, उसके बाद 17, फिर है 16, फिर है 15, फिर है 14 और फिर है 13। एवरी टाइम पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप भी 6। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 और डिस्कशन है जिस टॉपिक का उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि हम डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी वही है या उसमें भी कोई चेंज है। तो अगेन मैं आपसे बोलूंगा कि आप सोचो कि मतलब मैं हाँ एक और बात कहना चाह रहा हूँ। ये लेक्चर वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये लेक्चर देखने के बाद आपको अभी हर ग्रुप का सिर्फ ये 4 टॉपिक ही पढ़ने, ठीक है, और फिर ऐसे माइंड मैप क्रिएट करना है। यहाँ पे तो जस्ट एक पेज भर जा रहा है, तो आपको मैं बोलूंगा फाइल में ऐसे बना लो, ठीक है।
तो उसके बाद आप उसको बता सकते हैं। तो देखो जरा 13, 14, 15, 16, 17, 18 बात की है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा देखना है कि भाई बोरोन से एल्युमिनियम पे गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हुआ, फिर गैलियम इंडियम थैलियम पे गए तो क्या हुआ। तो आप खुद भी सोच सकते हो, बोरोन इज अ नॉन मेटल, ठीक है, एंड एल्युमिनियम इज मेटल। तो बिल्कुल समझ आ रहा है कि जब बोरोन से एल्युमिनियम पे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो आपने लिखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा काई साइन से। क्या बोलते हैं इसे? काई। काई। तो यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से एल्युमिनियम पे तो क्या होगी? डिक्रीज, लेकिन आफ्टर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद क्या होगा? इंक्रीजेस स्लाइटली। उसके बाद इंक्रीज चालू हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेगुलर ट्रेंड डाउन द ग्रुप होना क्या चाहिए? आप खुद सोचो, केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से सोचते हैं। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज बढ़ रहा है तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलरली डिक्रीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रेगुलरली डिक्रीज। तो यहाँ पे डिक्रीज सिर्फ बोरोन से एल्युमिनियम तक है, उसके बाद स्लाइट इंक्रीज। तो आप वो डेटा चेक कर लेना एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है। तो ये तो ट्रेंड था हमारा ग्रुप 13 में। अब आते हैं इस पे ग्रुप 14 में, देखते हैं कि भाई ग्रुप 14 में क्या ट्रेंड फॉलो होता है। तो सबसे पहले तो हम आपसे बोलेंगे कि ग्रुप 14 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 13 से ज्यादा होगी या कम? और ऑब्वियसली जब भी हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल जाते हैं साइज घटता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज स्लाइटली हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13। समझ आ गई हमें ये बात कि ये वैल्यू स्लाइटली हायर है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप ये याद भी रखिए कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज पे डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। तो ये बात हमने याद रख ली। फिर उसके बाद मेरे को लगता है केमिकल बॉन्डिंग में ना हम एक बात याद करवाते हैं कि जो कार्बन का पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो होता है 2.5 और हाइड्रोजन का होता है 2.2। और हम ऐसा कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वैल्यू दैट इज 2.5। फिर उसके बाद सिलिकॉन जर्मेनियम एंड लेड, इसकी वैल्यू होती है 1.8 एंड नहीं सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और टिन, यस। फिर उसके बाद जो लेड है उसकी वैल्यू 1.9। तो यहां पर देखो मैं ये ऐसे डेटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। मतलब मैं आपसे ये बोलूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तो है 2.5, ठीक है। कार्बन के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टिन। तो सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टिन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एकदम सेम है एंड दिस वैल्यू इज 1.8। क्या है ये वैल्यू? ये 1.8 है। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, टिन के बाद क्या आएगा? लेड। लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.9। तो यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, बट तीन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम, और उसके बाद लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगेन ये भी एक रेगुलर ट्रेंड तो नहीं हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं किस पे? ग्रुप 15। तो अगेन ग्रुप 15 इज ऑल्सो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, तो हमें ये भी समझ आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 15 इज ग्रेटर देन ग्रुप 13। मतलब ये बात तो ऑलवेज ट्रू है, तो अब आगे भी सिमिलर ही होगी, हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी चाहिए। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पॉलिंग स्केल पे, ये बच्चों को याद होता है जनरली कि 3.0, और फास्फोरस की होती है 2.1। फास्फोरस के बाद क्या आया? आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ। तो नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद यू कैन से
एंटीमनी और बिस्मुथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम। तो यहां पे डाउन द ग्रुप डिक्रीज है बट दो वैल्यूज क्या है? सेम है। अब हम आएंगे किस पे? ग्रुप 16 पे। तो ग्रुप 16 में अगर हम बात करें तो रेगुलर पैटर्न है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, रेगुलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ग्रुप 17 में भी रेगुलर पैटर्न है, रेगुलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तुमने भी राहत की सांस ली और मैंने भी राहत की सांस ली, लेकिन राहत की सांस लेने के साथ साथ ये भी तो समझ आया कि शुरू में जो ग्रुप 13, 14 और 15 है, इन्हीं में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वेरिएशन है। तो देखो, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पैटर्न याद किया। अब याद करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद करेंगे तुरंत हमें ये बात समझ आएगी, इसका डिस्कशन तो मेनली ग्रुप 16 और 17 में। और ग्रुप 16 और 17 में जो मेन डिस्कशन है वो हम बॉन्डिंग में भी पढ़ चुके हैं। लेट्स और समराइज करते हैं। और समराइज कैसे? अब तो हम सिर्फ दो ही टेबल बना रहे हैं, ठीक है? सिर्फ क्या बना रहे हैं? दो टेबल, एक ग्रुप 16 की और एक ग्रुप 17 की। और बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 में जैसे बात करें ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 16 की होती है लोअर और इसकी होती है हायर। और एक नॉर्मल जो ट्रेंड है टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। और ग्रुप 17 में भी यही ट्रेंड हुआ, टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है? बट वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द एक्सेप्शन। हमें एक्सेप्शन पता है क्या? कि ग्रुप 16 में क्या है? ग्रुप 16 में ऑक्सीजन और सल्फर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है सल्फर की। ग्रुप 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है क्लोरीन की। अब क्या है ना, मुझे समझ नहीं आता आज तक क्यों इतना कंफ्यूजन है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यूज में क्यों है इतना, मेरे को ये चीज क्लियर नहीं है। क्योंकि हमें बिल्कुल पता है कि नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सीधी सी बात है, अगर सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। और फ्लोरीन और क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की ज्यादा होगी। अब एक और बात सोचो, अगर मैं इस नेगेटिव साइन को, ठीक है, ये हटा देते हैं, अगर मैं इस नेगेटिव साइन को हटा के यहां लिख दूं तो मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं ये कह सकता हूं कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूं। बोलो, समझ रहे हो बात को? कि अगर मैंने बोला नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एक्चुअली वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही है। तो कंफ्यूज होना ही नहीं। आजकल तो यही पूछा जाता है, विच हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब आपका आंसर फिर क्या हुआ? ऑक्सीजन और सल्फर में से मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर की है। फ्लोरीन और क्लोरीन में से मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की। तो देखिए, इस तरीके से हमने क्या किया? समराइज किया सारे ट्रेंड को, ठीक है? तो अब अगर मैं आपको बोलूं इट्स लास्ट 5 मिनट्स, क्योंकि अब मैं अगले लेक्चर में क्या करूंगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे ग्रुप का डिस्कस करूंगा एक साथ। उससे अगले लेक्चर में सारे ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड। तो ये लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4th लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, तो उसमें हम अपना फिनिश कर लेंगे, ठीक है? तो अब मैं आपको बोलता हूं कि आप अपना माइंड मैप कैसे बनाएंगे। तो आप अपना माइंड मैप कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले ऊपर यही लिखेंगे, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। 18 आ रहा है? नहीं, तो ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया जाए चीजों को, ठीक है? तो यहां से लिखते हैं ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, ठीक है? अब यहां पर हमने सबसे पहले लिखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? NS2 NP1।
तो ये क्या था Np2, ये क्या था Np3, ये क्या था Np4, ये क्या था Np5, ये क्या था Np6। फिर उसके बाद हमने लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें पता था कि इट कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एज वेल एज +3। ये भी शो कर सकते हैं यू कैन से +4 एज वेल एज +2। फिर हमें पता है ये भी शो कर सकता है +5 +3। इट कैन शो +6 एज वेल एज +4, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन है तो -2 भी शो करेगा। ऐसे ही +7 एज वेल एज +5, लेकिन फ्लोरीन है तो -1 भी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे डाउन द ग्रुप +1 +2 +3 +4 +5। इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, रीजन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। फिर उसके बाद हम कुछ चीजें लिख लेंगे कि जैसे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, तो इसमें लिख देंगे SN2+ इज, इसका SN4 ज्यादा स्टेबल होता है तो ये रिड्यूसिंग होता है, एंड Pb+4 इज ऑक्सीडाइजिंग। फिर हम लिखेंगे कि BiX5 इज ऑक्सीडाइजिंग। ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें लिख लेंगे। तो ये तो था हमारा यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद आता है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का रेगुलर ट्रेंड है, जो एक्सेप्शन है वो वही लिखेंगे, एल्यूमिनियम और गैलियम। तो यू कैन से आयनाइजेशन एनर्जी आउट ऑफ एल्यूमिनियम और गैलियम, वैसे तो गैलियम की कम होनी चाहिए लेकिन ज्यादा। एक मिनट, मेरे को इससे पहले साइज का डिस्कशन करना है। तो पहले हमने साइज का डिस्कशन किया, एल्यूमिनियम और गैलियम में गैलियम छोटा है, ये हमने एक साइज का डिस्कशन किया, और उसके अलावा सब में रेगुलरिटी है, कोई एक्सेप्शन नहीं। अब आयनाइजेशन एनर्जी में भी हमने बात की, तो एल्यूमिनियम और गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। फिर हमने बात किया टिन और लेड में लेड की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। उसके बाद हमने बोला सारे ट्रेंड्स रेगुलर है। फिर उसके बाद हम आते हैं किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो उसको आपको याद रखना है कि वैल्यूज में जो डिफरेंसेस हैं, तो मैं उसको फिर बोलता हूँ कि ऐसे याद रखो, बोरोन से एल्यूमिनियम पे गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, बाद में बढ़ गई। फिर उसके बाद आपने अगला आया ग्रुप 15। ग्रुप 15 में आप बोल सकते हो सॉरी ग्रुप 14, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन। तो आप बोल सकते हो कि जो बीच में सिलिकॉन जर्मेनियम टिन जो तीन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। फिर आप बोलोगे ग्रुप 15 में क्या होता है कि जो दो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो देखो नंबर से याद हो गया ना, ग्रुप 15 में 3, ग्रुप 16 में 2, सॉरी ग्रुप 14 में 3 और ग्रुप 15 में 2, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज सेम। ठीक है, तो अब यहां पर हम फिनिश करते हैं, और मैं आपको बोलूंगा कि इनऑर्गेनिक में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से और उसे इमीडिएट प्रैक्टिस करने से। तो कंसेप्ट सीखना है, समझना है, ठीक है, लेकिन इस टाइम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।